Do you understand? We are going to talk about the which module today? Internal security. So जो मॉड्यूल के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो मॉड्यूल हमारा है इंटरनल सिक्योरिटी। बट इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, क्या पढ़ना है इसमें, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। ये सारी बातें क्या है, सेकेंडरी। प्राइमरी बात यहां पर जो हमने करनी है वो ये है कि भाई ये जो इंटरनल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट टू अस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन एग्जाम। देखो एग्जाम क्रैक करना बात दी गल, एग्जाम क्रैक करना इज सेकेंडरी। प्राइमरी टास्क इज यू आर अवेयर के एग्जाम को क्रैक करना कैसे है। नहीं समझे मेरी बात? अगर मैं आपको किसी मैदान में जाके खड़ा दूं और बोलूं ये आपका ओपोनेंट है, ये आपका एनिमी है, जाओ लड़ो इसके साथ, और वो बहुत बड़ा रेसलर है, क्या करोगे? हार के आओगे, इजंट इट? So firstly you need to know what is this exam about, what is the demand of the exam, what is the importance of internal security in that। आपके पास जो टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स में, या सिलेबस की मैं बात करूं आपके साथ, then in syllabus what do you have? You have prelim syllabus, you have main syllabus। एग्जाम के पैटर्न से तो सभी फेमिलियर है। कोई ऐसा बच्चा आप में से ऑनलाइन या ऑफलाइन जो एग्जाम के पैटर्न से फेमिलियर ना हो? Are you guys familiar with the exam pattern? Prelims का पता है आपको? Then you are also aware about the mains, right? तो ये जो टॉपिक है आपका मेंस में आपको हेल्प करता है। आपको हर साल पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे इस टॉपिक से। एंड जो 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक आपको, जिन टॉपिक से मिलेंगे इंटरनल सिक्योरिटी, वो सारे प्रिडिक्टेबल। जो यहां पर ये माइंडसेट लेके आया कि आईएएस का एग्जाम तो ऐसा होता है जी, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। जो बच्चा ये माइंडसेट लेके आया यहां पर कि आईएएस के एग्जाम में तो कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द ट्रूथ। ये सच नहीं है। आईएएस के एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी नहीं आता। ना ही आईएएस के एग्जाम के लिए 16-16, 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है। गेटिंग मी और नॉट? अगेन टेलिंग यू, आईएएस के एग्जाम के लिए दिस इज द बिगेस्ट मिथ, क्या कि भाई ये तो समुद्र है, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। आई कैन प्रूव यू कि कहीं से भी कुछ भी नहीं आता। वेल डिफाइंड सिलेबस है, वो जो वेल डिफाइंड सिलेबस है उस सिलेबस में से आपको टॉपिक्स पूछे जाएंगे। एंड कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे सिलेबस में से? जैसे सिलेबस में तो आपके लेटर से 10 टॉपिक्स हैं, तो क्या 10 के 10 पूछे जाते हैं? नहीं। उन 10 में से भी क्या होगा, आपके लिए कुछ टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि जो हर ऑल्टरनेट ईयर पर आ रहे हैं। जैसे इस साल आ गया, अगले साल नहीं है, उससे अगले साल फिर आ गया, फिर नहीं आया, फिर उससे अगले साल फिर आ गया। गेटिंग मी और नॉट? अब ये कैसे पता लगता है? ये पता लगता है आपको पीवाईक्यूज के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो कोई भी बच्चा जिसने कंपटीशन लड़े हैं, कंपटीशन लड़ने का मतलब होता है लेट्स से आपने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, आपने मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, आपने लॉ के एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं। किसी ने भी अगर एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसको अच्छे से पता है कि कैसे कंपिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना होता है। दिस एग्जाम इज नो डिफरेंट। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा अपने साथ में रख के तैयारी करनी होती है। अगर मैं बोलूं कि पटियाला से आपको कहां जाना है, दिल्ली जाना है, कैसे जाओगे? लेटर से ऐसे कार पे चले जाओ खुद ड्राइव करके, यू विल गो, बट हाउ विल यू गो? रास्ते पता है आपको? नहीं पता। तो नहीं पता तो किसकी हेल्प लोगे? गूगल मैप्स की हेल्प लोगे। ले रहे हो ना हेल्प? क्यों ले रहे हो गूगल मैप्स की हेल्प? बिकॉज गूगल मैप आपको बता देगा कि भाई ये रास्ते से जाना है, ये इंपॉर्टेंट रास्ता है, इसके तरफ मत चले जाना, यहां से तेरा टाइम बचेगा, बताएगा ना। तो इस एग्जाम के लिए आपका गूगल मैप क्या है? आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। समझे मेरी बात? तो जिस बच्चे को ये पैटर्न समझ आ जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कि मुझे कोई भी टॉपिक तैयार करना है, वो टॉपिक तैयार करने के बाद मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाके व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। एंड वंस यू आर एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन, आपका ये मिथ, वहम टूट जाएगा कि आईएएस के एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। ये सच नहीं है। कहीं से भी कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल भी नहीं पूछा जा सकता। मेरी बात का विश्वास नहीं होता, I'll arrange a meeting of yours with topper। इस साल हमारा एक रिजल्ट आ रहा है, we're expecting one result, आईएएस, वो भी आईएएस गुड रैंक से एक लड़की एग्जाम क्लियर करेगी।
और ज्यादा से ज्यादा आपको 15-20 दिन में वो रिजल्ट मिल जाएगा, वेरी हाई चांसेस। एंड शी विल ऑल्सो टेल यू द सेम कि उसने क्लास में बैठ के क्या बातें सुनी थी हमारे से, कैसे प्रिपरेशन की, कैसे नहीं। ये मैं सारी चीजें आपको क्लियर क्यों करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं इसलिए क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई बच्चा माइंडसेट लेके आया हो ना कि आईएएस का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, ये बात सच है, लेकिन अगर वो सोच रहा हो कि इसके लिए दिन रात एक करना पड़ देगा, मुझे 18-18 घंटे पढ़ना पड़ जाएगा, 15-15 घंटे पढ़ना पड़ जाएगा, ये बात सच नहीं है। कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा, ये बात सच नहीं है। यू हैव अ वेल डिफाइंड सिलेबस, सिलेबस में से टॉपिक टॉपिक उठाए जाएंगे, उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं वो आपको पता लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आई बात समझ? जब आप पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आप सॉल्व करते हैं। Are you getting me or not? So don't consider this कि एग्जाम इज वेरी टफ। देखो, जो अल्टीमेट टैलेंट होता है ना, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है, वो आईएएस के एग्जाम नहीं देता। आई एम सॉरी, वो क्या करेगा? है जी, जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चा है वो क्या करेगा? कम ऑन, गो अहेड, सोचो। वो एप्पल बना देगा, समझ रहे हो? एप्पल की कंपनी कर देगा, वो अमेजोन खड़ी कर देगा, वो स्पेस एक्स बनाएगा, वो फेसबुक बनाएगा, वो मेटा बनाएगा, वो ओला उबर कैब्स डेवलप कर देगा, वो जोमेटो बना देगा। समझ रहे हो बात के नहीं? वो आईएएस के एग्जाम थोड़ी क्रैक करेगा। तो आईएएस के एग्जाम में आपको क्या चाहिए होता है? आपको एवरेज कमिटेड माइंड चाहिए होता है। क्या समझे? एवरेज इंटेलिजेंस प्लस कमिटमेंट। बाकी तीसरी चीज जो मैटर करती है वो होती है गाइडेंस। गाइडेंस से सारा कुछ डिटरमाइन करता है। इसलिए व्हाट डू वी से इफ यू डोंट क्लियर प्रॉब्लम्स टेक योर मनी बैक। बात तो पैसों की है। इफ यू डोंट क्लियर प्रॉब्लम्स टेक योर मनी बैक, दैट इज ऑल। आपका प्रॉब्लम नहीं क्लियर होता, अपने पैसे आप वापस ले जाइए। बट बच्चा भी आगे वैसा चाहिए ना, जो उतना कमिटेड हो। मैंने क्या बोला? एवरेज इंटेलिजेंस। मैंने तो नहीं बोला कि बच्चे को बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। एवरेज इंटेलिजेंस, एवरेज इंटेलिजेंस के साथ साथ व्हाट इज रिक्वायर्ड? कमिटमेंट। क्योंकि एक फितूर जब सवार होता है ना दिमाग पे, पैशनेट होता है बंदा किसी भी चीज के लिए। आप अपनी लाइफ में भी ध्यान दीजिए, आप किसी ना किसी चीज के लिए पैशनेट हुए होंगे, जिसमें आपके दिमाग पे फितूर सवार होता था। दिन में भी वही सोच रहे हो, रात में भी वही सोच रहे हो, सोते हुए भी उसका नाम ले रहे हो, आई मीन टू से उसके बारे में सोच रहे हो, कोई भी चीज हो, और जागते हुए भी, खाते हुए भी, पीते हुए भी, एवरी टाइम जब वो फितूर सवार होता ना, देन यू गेट व्हाट? फोकस्ड। फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाती है आपको। बाकी तो सब फालतू की बातें होती हैं कि एग्जाम टफ है, इजी है। आई एम टेलिंग यू, लाइफ इज मोर टफ देन दिस एग्जाम। जो जिंदगी है दैट इज मोर टफ इन दिस एग्जाम। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको क्या पता लग जाएगा, अगले 5 सालों में पता लग जाएगा आपको। मेरी बात समझ गए? सो मेरा आपको ये समझाने का मकसद सिर्फ एक यही था कि एग्जाम के रिगार्डिंग मिथ मत दिमाग में लेके आना कि बहुत किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत घंटे पढ़ना पड़ता है, और एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गेटिंग मी और नॉट? गुड। सो जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा मॉड्यूल क्या है? इट इज इंटरनल सिक्योरिटी। क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी। इसका मतलब समझते हैं आप इंटरनल सिक्योरिटी का? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी? नेशनल सिक्योरिटी। है जी? नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी नॉट रियली। और बताइए, कौन गो इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? हमारी कंट्री के अंदर वाली सिक्योरिटी। दैट इज राइट। अब देखो, ध्यान से सुनो। आपका घर है, आपकी आपके पड़ोसी के साथ लड़ाई हो जाती है। आपकी आपके पड़ोसी के साथ लड़ाई हो जाती है, इसको हम क्या कह रहे हैं? कि चलिए आपकी लड़ाई होगी, एक फैमिली की, एक घर की दूसरे घर के साथ लड़ाई होगी। ओके। लेकिन अब आपके घर में ही दो भाइयों की लड़ाई हो जाए, या एक भाई बागी हो जाए, या एक रिबेल हो जाए, या एक तंग करना शुरू कर दे, समझ रहे हो? तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनल मामला। तो हमारे देश के अंदर भी क्या होता है? या तो हमारी लड़ाई हो जाएगी पाकिस्तान के साथ, या हमारी लड़ाई हो जाएगी चाइना के साथ, या हमारी लड़ाई हो जाएगी किसी कंट्री के साथ। लेकिन सपोज कीजिए हमारे देश के अंदर ही जितने स्टेट्स हैं, एक आधा स्टेट बोलना शुरू कर दे कि मेरे को इंडिया के साथ नहीं रहना, मुझे अलग होना है। जैसे कौन बोलता है? कश्मीर बोलता है।
जैसे कहां बात सुनने को मिलती है हमें? नॉर्थ ईस्ट रीजन में सुनने को मिलती है। या हमें कहां ये चीजें सुनने को मिलती हैं? लेट अस सपोज वी गॉट टू हियर ऑल दिस फ्रॉम पंजाब या खालिस्तानी फोर्सेस। सो व्हाट डू दे से कि वी डोंट वांट टू लिव विद इंडिया, हमें इंडिया से क्या चाहिए? आजादी चाहिए। जब ऐसे माइंडसेट से कोई चीज आ रही हो देश के अंदर, तो ये क्या बन जाता है? सिक्योरिटी थ्रेट। क्या बन जाता है ये? सिक्योरिटी थ्रेट। किसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट है ये? देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब क्या है? कि हमारी कंट्री को स्ट्रगल करना पड़ रहा है इन चीजों से बाहर निकलने के लिए। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। दूसरा, आपने नक्सलिज्म सुना कभी? हैव यू एवर हर्ड ऑफ नक्सलिज्म? सो व्हाट इज दैट नक्सलिज्म? देखो, आप में से कौन डेवलपमेंट के फेवर में है या डेवलपमेंट के अगेंस्ट है? क्या पूछा मैंने आपको? हाँ, मैं डेवलपमेंट के फेवर में हूँ। आप फेवर में हो। और फेवर में? आप सभी डेवलपमेंट के फेवर में हो। अगेंस्ट कौन है डेवलपमेंट के? ऑनलाइन यू गाइस कैन स्पीक ऑल्सो, यू गाइस कैन राइट ऑल्सो, विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल। देखो, बड़ी छोटी सी बात है, आप सभी डेवलपमेंट के फेवर में हो, राइट? लेकिन अब सरकार के आपके घर में आएंगे, ये आपका घर अच्छा नहीं है, हम ऐसा करेंगे, इसको तोड़ के नया बनाएंगे। नया कैसा बनाएंगे? यहाँ एक बढ़िया सा आपको एक ड्राइंग रूम बना के देंगे, ये बढ़िया सी किचन बना के देंगे, ये जो रीजन है ये हम किसी और को दे देंगे, अपने बंदे को, वो भी आके चलो यहाँ थोड़ी देर के लिए, सुबह आएगा शाम को चला जाया करेगा। तो आप क्या कहोगे कि ठीक है, आपने मेरे घर को तो डेवलप कर दिया, बट मेरे से क्या छीन लिया? मेरे से मेरी चीज छीन ली। जो चीज मेरे को बिलोंग करती थी आपने मेरे से ही छीन ली। तो ये कैसी डेवलपमेंट है? फर्दर मोर, हम जो हैं बहुत अटैच थे अपनी धरती के साथ, हम जो हैं बहुत अटैच थे अपने जंगलों के साथ, हम जो है बहुत अटैच थे अपने पानियों के साथ। आपने क्या किया? इसकी ओनरशिप अपने हाथों में ले ली और हमें साइडलाइन कर दिया, और इसकी ओनरशिप दे दी किसको? बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, बड़े बड़ी कंपनीज को। उन्होंने क्या किया? यहां पर डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ क्या की? एक्सप्लॉयटेशन की। तो ये जो जल, जंगल और जमीन है, ये आइडली किसकी थी? हमारी। आपने हमारे से जबरदस्ती करके हमारे से ये जमीनें ले ली, ये जंगल ले लिए, ये पानी ले लिया, और हमें डेवलपमेंट देने की बात की, वादे किए, और वो भी नहीं दी। सो एट एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है? हमारी जो जनरेशन है आज भी सफर कर रही है। तो हम आपको अपने रीजन्स को कंट्रोल नहीं करने देंगे। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो हम आपसे क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। तो हमने देश के खिलाफ क्या छेड़ दी? जंग छेड़ दी। ये है नक्सलिज्म का मुद्दा। आज तो हम बात नहीं कर रहे हैं, डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे जब ये टॉपिक को हम पढ़ेंगे। प्लीज कम। हाँ जी, थैंक यू। उधर गल कर लो प्लीज। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? व्हाट डिड आई से? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट में आपसे आपकी सलाह ही ना ली जाए, आपसे पूछा ही ना जाए आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप इंटरेस्टेड हो इस डेवलपमेंट में, तो वो डेवलपमेंट नहीं रहती, वो क्या हो जाती है? जोर जबरदस्ती। और जब किसी के साथ भी धक्का किया जाता है तो उस धक्के को एक हद तक लोग सह पाते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा अति हो जाए उस चीज की, देन व्हाट हैपेंस? देन व्हाट हैपेंस? देन वॉर हैपेंस। देन वॉर हैपेंस। ये इंटरनल वॉर है किसकी? नक्सलिज्म की। किसके साथ है? देश के साथ। आई बात? ये एक मुद्दा मैंने आपको बताया। एक मैंने क्या बताया? सेपरेटिस्ट मुद्दा, कि जैसे खालिस्तानी फोर्सेस क्या मांग रहे हैं? देश से आजादी मांग रहे हैं। कश्मीर क्या मांग रहा है? हमें क्या चाहिए? अलग होना है, हमें मुल्क से अलग होना है। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इंडिया का, वो क्या कह रहा है कि मुझे क्या होना है? इंडिया से अलग होना है। ये क्या है? ये इंटरनल थ्रेट्स हैं। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि आपकी लड़ाई होगी किसके साथ? आपके पड़ोसी के साथ, वो अलग लड़ाई है। हमारी लड़ाई होगी चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, ये अलग बात है। लेकिन अगर घर के अंदर ही लोग लड़ना शुरू कर दें तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरनल थ्रेट, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। वैसे जब लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं किसी देश के, तो उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, उसको हम क्या बोलते हैं? सिविल वॉर। जैसे आपने सिविल वॉर हर जगह देखी होगी,
अगर फ्रांस आज महान देश बना है तो वहां पर क्या थी? सिविल वॉर थी। सारे यूरोप में आपको क्या नजर आई थी? सिविल वॉर नजर आई थी। आपको मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट रीजन समझते हो कौन सा? सऊदी अरेबिया वाला रीजन, जितना भी इस्लामिक स्टेट्स जहां पर भी हैं, इस्लाम को मानने वाले देश जो हैं, सीरिया कह लीजिए आप, ईरान कह लीजिए, इराक कह लीजिए, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब क्या है? दिस इज मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में क्या हुआ? सिविल वॉर आए दिन चलती रहती है। सिविल वॉर आपको हर मुल्क में वहां देखने को मिलती है जहां की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नेंस नहीं दे पाती। गवर्नमेंट का काम क्या है? टू गवर्न। और अगर वो गवर्नेंस ना दे के क्या करे? आपके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दे, आपके ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दे, तो व्हाट विल हैपन? इट विल टर्न आउट टू बी व्हाट? सिविल वॉर। अब अंग्रेज यहां आए थे, इस मुल्क में आए थे, आपको पता क्या कहते थे हमें आके? देखो, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने कभी भी नहीं कहा कि मैं क्या करने लगा हूं, मैं जंग छेड़ने लगा हूं कहां पर जाके? इराक के ऊपर, या मैं ईरान वाले रीजन पर जाके जंग करने वाला हूं, या मैं चाइना के ऊपर जंग करने वाला हूं, या मैं अमेरिका के ऊपर जंग करने वाला हूं। कभी भी इंडिया की हिस्ट्री एक्सपेंशनिज्म की नहीं रही। एक्सपेंशनिज्म समझते हो? चले, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने क्या बोला था? मुझे क्या करना है। सिकंदर ने क्या बोला था भाई? मुझे दुनिया को जीतना, यही बोला था ना। लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा राजा नहीं आया था जो कहता था मुझे क्या करना है? दुनिया को जीतना। तो हमारी जो विचारधारा है एक्सपेंशनिज्म की नहीं थी। एक्सपेंशनिज्म समझते हो? आगे जाके और राज बढ़ाने की नहीं थी। सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह थे जिन्होंने एक्सपेंशनिज्म की सोची थी, जो अफगानिस्तान तक भी पहुंचने की उन्होंने पूरी प्लानिंग की। और एक साउथ इंडिया में एक किंगडम था जो इंडोनेशिया रीजन तक जाने की जिसने प्लानिंग की थी। उसके अलावा अगर आप अशोका की भी बात करते हो, कलिंग के युद्ध के बाद उसने अपने आप को समझाया था कि इतना बड़ा साम्राज्य मैंने खड़ा कर दिया है, लेकिन इसके नीचे कितनी लाशें दब गई हैं, उसका फायदा क्या? ये सारा कुछ खत्म करके वो किसकी तरफ बढ़ा था? बुद्धिज्म की तरफ बढ़ा था, जब उसने वायलेंस को छोड़ दिया था। तो इंडिया में कभी भी आपको ऐसी विचारधारा नहीं देखने की मिली है। कैसी विचारधारा? जो एक्सपेंशनिस्ट विचारधारा की है। हमारे यहां शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वासुदेव कुटुंबकम। यू अंडरस्टैंड? वासुदेव कुटुंबकम, दैट मीन्स पूरा वर्ल्ड जो है वो क्या है? एक सिंगल परिवार है। पूरा वर्ल्ड, दुनिया क्या है? एक सिंगल परिवार है। हमारा ऐसा विश्वास है। इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका जाते हैं, वहां जाके क्या बोलते हैं? माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बोला था उन्होंने। उस टाइम पर वहां पर क्या चलता था? लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोर यॉर्निंग यू आर आउट ऑफ द क्लास। समझ गए? वन मोर यॉर्निंग यू आर आउट ऑफ द क्लास। या फिर आप जाओ पानी पी लो, 15 मिनट बाद आना क्लास में। क्या समझे? अमेरिकन सोच रहे थे कि ये क्या, यहां तो हमारे क्या चलता है? लेडीज एंड जेंटलमैन। ये ब्रदर एंड सिस्टर्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया? वो एक्चुअली विवेकानंद का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो क्या कॉन्सेप्ट था? वो इंडियन कॉन्सेप्ट था। दैट वाज इंडियन कॉन्सेप्ट। इंडियन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था? कि हम पूरे दुनिया को क्या मानते हैं? एक परिवार। वी कंसिडर वर्ल्ड एज वन फैमिली। तो हमारे यहाँ एक्सपेंसिज्म की बातें नहीं थी। तो जब अंग्रेज आए, मैं अंग्रेजों की बात कर रहा था आपके साथ, वो हमें आके कहते हैं कि भाई आप बहुत पिछड़े हुए हो, आपका समाज जो है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इस समाज को आगे लेके जाने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है। हमारी मतलब किसकी? अंग्रेजों की। इसको वो क्या कहते थे? वो कहते थे व्हाइट मैन बर्डन। क्या समझे? जो व्हाइट लोग हैं उनका क्या है? ये बर्डन है कि उन्होंने क्या करना है? जितने ये पिछड़े हुए लोग हैं इनको सही रास्ते पर लेके जाना है। और वो हमें पिछड़ा हुआ क्यों कहते थे? हम अपने आप को क्या कहते थे? हम क्या हैं? सोने की चिड़िया, यही बोलते थे। वो हमें क्या कहते थे? आपसे पिछड़ा हुआ देश कोई है नहीं। आज भी अगर आप इंग्लैंड में जाओगे तो वो क्या बोलते हैं? इंडिया इज द लैंड ऑफ व्हाट? स्नेक चार्मर्स। सपेरों का देश है। यहां पर सपेरे हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। दे डोंट कंसिडर अस टू बी सिविलाइज्ड। हमें सिविलाइज्ड नहीं समझते। सभ्य समाज हिंदुस्तान को कंसिडर नहीं करते।
और वो जब आए थे तब भी हमें क्या कहते थे, दिस इज व्हाइट मैन्स बर्डन। क्या समझे? व्हाइट मैन्स बर्डन, यू अंडरस्टैंड दैट, कि ये किसका बर्डन है? जो लोग व्हाइट हैं। व्हाइट कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। और वो हमें क्यों कहते थे कि हम सिविलाइज्ड नहीं हैं? हमारे लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता था, बार्बरिक सोसाइटी। कैसी सोसाइटी? बार्बरिक। बार्बरिक सोसाइटी समझते हो कैसी होती है? एनीवन अमंग्स यू? ऐसी सोसाइटी जहां पर जुल्म चलता हो, जो बहुत पिछड़ी हुई हो, तो वो क्या बोलते थे हमें? बार्बरिक सोसाइटी। आई बात यहां तक समझ? तो उन्होंने कहा ये तो हमारा बर्डन है कि हमें क्या करना है, आपको सुधारना है। लेकिन हमारे में प्रॉब्लम क्या थी? हमारे यहां चलती थी भेदभाव। किसके बेस पे? कास्ट के बेस पे। वो कहते हैं एक ऐसा मुल्क जहां पर गाय के गोबर को तो पवित्र माना जाता है, लेकिन एक फेलो ह्यूमन बीइंग को टच करना क्या माना जाता है? अपवित्र माना जाता है। ये मैडनेस नहीं है तो और क्या है? ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? एक ऐसा मुल्क जहां पर औरतों को बराबर के हक नहीं दिए जाते। उसके हस्बैंड के मरने के बाद अगर वो जीना चाहती भी है तो उसके साथ जबरदस्ती करके उसको सती किया जाता है, जलाया जाता है। ये मुल्क बार्बरिक नहीं है तो और क्या है? एक ऐसा मुल्क जहां पर पढ़ने लिखने का अधिकार औरतों को तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां पर अगर लड़की पैदा हो जाती है तो उसको जिंदा घड़े में डाल के मिट्टी में दफना देते हैं। ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? एक ऐसा मुल्क जो धर्म के नाम पे हर जगह बटा हुआ है, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? तो इतने पिछड़े हुए समाज को सही राह पर लेकर जाना हमारा बर्डन है, और इसलिए हम आपके पास आए हैं, आपको क्या करने? गवर्न करने। तो यहां के जो एलीट लोग थे, यहां के जो एलीट लोग, समझदार लोग, सूझबूझ वाले लोग जो थे, उन्होंने हाथ जोड़े और उन्होंने बोला वाह, हमें तो चाहिए थे ऐसे लोग। क्योंकि यहां के जो राजा महाराजा थे, अपनी सल्तनत को स्थापित करने के लिए, अपने राज्य को स्थापित करने के लिए लोगों के इन सेंसिटिव पॉइंट्स को नहीं छेड़ते थे। लेकिन ये सारी बातों के पीछे छुपा हुआ असली मकसद जो अंग्रेजों का था, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग समझ पाए, वो भी बहुत देर के बाद। वो भी बहुत देर के बाद। लेकिन अर्लियर स्टेजेस पर हमें क्या नजर आता था? अर्लियर स्टेजेस पे हमें नजर आता था अंग्रेज यहां क्या करने आए हैं? हमारा भला करने आए हैं। आई बात यहां तक समझ? तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि हम जो लोग थे, हम असभ्य नहीं थे। हाँ, ये जो प्रॉब्लम्स थी सोसाइटी में, ये रिफॉर्म्स के तहत सही हो जाती हैं, हुई भी है। लेकिन अगर हम बोले कि हम असभ्य समाज को बिलोंग करते थे, तो नहीं। हम किसी के घर जाके किसी का घर नहीं लूटते थे, जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया। तो जब अंग्रेज आए थे, हमारा मुल्क कभी भी एक नेशन नहीं था। आज आपको नेशंस नजर आते हैं कि नहीं आते हैं? आप कहेंगे सर इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, बट इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम मुल्क में है ही क्यों? अभी तक मैंने आपको क्या बात करवाई? मैंने आपको बताया कि स्टेट्स जो है वो क्या होना चाहते हैं? इंडिया से अलग होना चाहते हैं। एक मैंने ये बताया। दूसरा मैंने आपके साथ क्या बात की? नक्सलिज्म की प्रॉब्लम, नक्सलिज्म प्रॉब्लम की बात की। अभी तक दो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ही बताए ना, इसके अलावा और बहुत हैं, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। नाउ द क्वेश्चन शुड बी कि ये दो प्रॉब्लम्स भी क्यों आई इंडिया में? व्हाट वाज द रीजन? देखो बड़ी सिंपल सी बात है। हमारा जो मुल्क है वो कभी भी नेशन नहीं था। हमारा जो मुल्क है कभी भी नेशन नहीं था। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? नेशन का मतलब समझते हो? एक मुल्क, जैसे आपको नजर आता है ना फ्रांस नेशन, आपको नजर आता है जर्मनी नेशन, आपको नजर आता है कोई भी यूरोपियन नेशन, क्या है वो? एक देश है। हमारा जो कंट्री थी वो नेशन नहीं था। मतलब यहां पर कोई एक धर्म का समाज नहीं था, यहां पर एक जात का समाज नहीं था, यहां पर एक एथनिसिटी के लोग नहीं थे, एक कल्चर के लोग नहीं थे, एक लैंग्वेज के लोग नहीं थे। अगर आप फ्रांस को देखते हो तो वहां के लोग क्या हैं? दे आर फ्रेंच।
आप जर्मनी को देखोगे, दे आर जर्मन्स, एक एथनिसिटी है कि नहीं। इटली के पास जाओगे, इटालियंस। कंटिन्यू हुए फर्दर। हमारे यहां क्या है, हम वी आर इंडियंस, लेकिन उससे भी पहले हम क्या है, हम पंजाबी हैं। हम क्या है, हम बंगाली हैं। हम क्या है, हम तमिलियंस हैं। हम क्या है, हम मराठी हैं। हम क्या है, हम हरियाणवी हैं। उससे भी पहले हम क्या है, हम ब्राह्मण हैं। हम क्षत्रिय हैं। उससे भी पहले हम क्या हैं, हम हिंदू हैं। हम सिख हैं। हम पारसी हैं। हम ईसाई हैं। हम बुद्धि हैं। हम जैनी हैं। फिर उसमें भी क्या है, लेट्स से रिजर्व कैटेगरी में भी हम क्या है, हम रविदासी हैं। हम वाल्मीकि हैं। हम ये समाज के हैं। हम उस समाज के हैं। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो जहां इतने बंटवारे हुए हो ऑलरेडी, वहां पर आप एक मुल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इंडिया तो नेशन है ही नहीं। आज भी अगर आप मेरे से बात करेंगे, तो इंडिया इज नॉट नेशन टुडे ऑल्सो। तो हम फिर क्या है, वी आर नेशन इन मेकिंग। समझे मेरी बात? हम क्या है, नेशन इन मेकिंग। तो आप कहेंगे नेशन बनने के लिए क्या चाहिए होता है? नेशन बनने के लिए कॉमन लीनेज तो चाहिए होती है ना। जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंच, मैंने आपको बताया इटालियंस, मैंने आपको क्या बताया, जर्मन्स। कॉमन है ना। यहां ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर आप कहेंगे हमें देश बनाया किसने? हमें देश बनाया अंग्रेजों ने, जबरदस्ती। उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी। बाउंड्रीज क्रिएट करके बोला ये आपकी बाउंड्री, ये क्या है, नेशन स्टेट। अब चाहे पंजाब इंडिया के साथ नहीं आना चाहता था, चाहे आना चाहता था, चाहे जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ आना चाहता था या नहीं आना चाहता था, तो उसको क्या करना पड़ा, आना ही पड़ा। समझ रहे बात? तो यहां पर जबरदस्ती स्टेट्स को इकट्ठा करके क्या किया गया, एक बड़ा मुल्क बनाया गया। इसलिए यहां पर क्या प्रॉब्लम नजर आती है हमें, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नजर आती है। जहां पर जो देश हैं वो क्या कहते हैं, कुछ देश, कि हमें हिंदुस्तान का हिस्सा बन के नहीं रहना, हमें क्या करना है, हमें यहां से आजादी चाहिए। उसी में से एक एग्जांपल आज हम पढ़ने वाले हैं, विच इज योर जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी। समझे मेरी बात? मैंने आपको इंटरनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या इश्यूज होते हैं। आपको समझ आया? आप लेट आए थे? हाँ, थोड़ा बहुत था। क्या समझ आया? मतलब आपने कॉन्सेप्ट बताया और उसमें से आपने बताया कि हमारा जो इंडिया है वो नेशन स्टेट नहीं है और अभी भी नहीं है, और इसी की वजह से वो हमारे जो स्टेट्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और वो अलग होने की मांग कर रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है अलग होने की जो डिमांड है वो सिर्फ धर्म के बेस पे नहीं हो सकती। क्या समझे? चलो, खालिस्तान की जो डिमांड है, खालिस्तान की डिमांड क्या है, इट इज अ डिमांड बेस्ड अपॉन व्हाट है जी, रिलीजन। इट इज बेस्ड अपॉन रिलीजन। ओके। जम्मू कश्मीर की जो डिमांड है अलग होने की, इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट? हाँ, नो, इट इज बेस्ड अपॉन एथनिसिटी। एथनिसिटी मतलब हम क्या है, हम कश्मीरी हैं। तो दे आर सीकिंग इंडिपेंडेंस फॉर जम्मू कश्मीर रीजन। इट इज नॉट दो, उसमें रिलीजन एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है। जम्मू कश्मीर, अगर कश्मीर की भी बात करें, वहां पर एक गुट है जो क्या कहता है हमें क्या चाहिए, आजादी। दूसरा गुट है जो वो क्या कहता है हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान के साथ हमें सब मर्ज करना है। तीसरा ग्रुप जो है वो क्या बोलता है, हमें इंडिया के साथ रहना है। अच्छा, तामिलियंस में भी डिमांड थी कि हमें क्या होना है, अलग होना है। तो वो जो डिमांड है वो किसके ऊपर बेस्ड है, अगेन एथनिसिटी के ऊपर बेस्ड है। अगेन किसके ऊपर बेस्ड है, एथनिसिटी के ऊपर बेस्ड है। ऑलराइट, नॉर्थ ईस्ट रीजन की मैंने आपके साथ बात की। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसमें हमें कितना कुछ देखने को मिलता है, दैट इज नॉट बेस्ड अपॉन द रिलीजन। जैसे नागालैंड है, नागालैंड नाम सुना आपने? वहां के लोग भी क्या चाहते हैं, कुछ सेपरेटिस्ट, कि हमें क्या कर चाहिए, आजादी चाहिए। वहां के लोग भी क्या मांग रहे हैं, आजादी।
वो बोलते हैं ग्रेटर नागालैंड, बड़ा मुल्क बनाएंगे। अगर हम खालिस्तान की डिमांड करें तो ओरिजिनली खालिस्तान जो है, डू यू नो कहां से कहां एक्सटेंड कर रहा है, मालूम है आपको? इट कवर्स पार्ट्स ऑफ कश्मीर टू इवन राजस्थान। एंड जो लोग सपोर्ट करते हैं इस विचार को, वो क्या कहते हैं कि दिस इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर टू न्यूक्लियर स्टेट्स। दो न्यूक्लियर हथियार कौन से देशों के पास है? आई मीन टू से न्यूक्लियर हथियार की बात करें तो पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है। तो कहते हैं हमेशा कांस्टेंट थ्रेट रहेगी, इससे बेहतर है यहां पर एक बीच में एक अलग मुल्क बना दो, ताकि दोनों जो देश हैं कभी भी न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे। ये तो चलो विचार उनके हैं जो प्रो खालिस्तानी विचारधारा के। मेरा मकसद आज आपको खालिस्तान की विचारधारा पढ़ाना या नहीं है, मेरा मकसद क्या है, आपको स्टेट में बढ़ती हुई सेपरेटिस्ट टेंडेंसी समझाना है, जिसमें आज हमने प्राइमरली बात किसकी करनी है? जम्मू कश्मीर की करनी है। जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी की बात करनी है हमने। हमने देखना है कि वहां के लोगों को प्रॉब्लम क्या है, क्या उनके साथ वादे किए गए, कहां कमी रहेगी, कहां पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने अपने फेवर के लिए लोगों का नुकसान किया, क्या राजा था, किसकी प्रजा थी, किसने क्या प्रोमिसेस किए, कैसे वो सारी चीज चली, आज हमने उसके बारे में बात करनी। बट इट वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डिस्कस द बेस। मैं आगे सीधा आपके साथ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा सकता था, ना ही आपको समझ आना था, ना ही वो रिक्वायर्ड है। जैसा कि मैंने आते ही आपको सबसे पहले क्या बताया, मैंने आपको बताया जो आईएएस का एग्जाम है वो एवरेज माइंड के लिए ही है, स्मार्ट लोगों के लिए नहीं है। स्मार्ट लोग क्या खड़ा करते हैं? बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं। एलॉन मस्क की तरह स्पेस एक्स बनाएंगे। वो आईएएस का एग्जाम देके डीसी नहीं लगेंगे, पीसीएस का एग्जाम देके एसडीएम नहीं लगेंगे। समझे मेरी बात? दूसरा फिर मैंने आपको क्या बताया कि कहीं से भी कुछ भी नहीं आता, वेल डिफाइंड सिलेबस है, एंड देन सिलेबस के साथ अलाइन होकर आपको क्या देखना होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो बच्चा, आई एम टेलिंग यू दिस ऑन रिकॉर्ड, जिस बच्चे ने इस पैटर्न को फॉलो किया है, जो पैटर्न हमने समझाया है, उनका एग्जाम क्लियर हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं आपको, वी हैव अ पॉलिसी, यू डोंट क्लियर प्रीलिम्स, टेक योर मनी बैक। दिस इज अ पॉलिसी। व्हाई इज दिस पॉलिसी? बिकॉज आई नो। और बात सिर्फ ये नहीं है कि जो हम कह रहे हैं, बात सिर्फ ये है जो रिक्वायर्ड है, अगर वो कर लिया तो कोई भी आपको एग्जाम क्लियर करने से नहीं रोक सकती। कोई 18 घंटे नहीं पढ़ने, कोई 15 घंटे नहीं पढ़ने, कोई 14 घंटे नहीं पढ़ने, कोई डेली 13-14 घंटे 12 घंटे भी नहीं पढ़ने। विल बी डिजाइनिंग ए शेड्यूल, जिस शेड्यूल को फॉलो करके आप क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, एंड आपको अपनी प्रोग्रेस खुद नजर आएगी। फिर मैंने आपके साथ क्या बात की कि अगर आपको पटियाला से दिल्ली जाना तो आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? जीपीएस का। तो आपके लिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? जीपीएस। आप अपने कॉलेज और स्कूल के एग्जाम देते हैं, मार्केट से जाके गैस पेपर खरीदते हो? खरीदे कभी किसी ने? बहुत चलते हैं गैस पेपर्स। वो गैस पेपर्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो होते हैं। एक और चीज बताता हूं, एक होती है टेस्ट सीरीज, एक क्या होती है? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज समझते हैं? मैं आपको बोलूंगा कल आपका टेस्ट है, ठीक है, लेटेस्ट से मैंने इंडियन पॉलिटी का टेस्ट लेना है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, कल मैं आपका क्या कंडक्ट करवाऊंगा? टेस्ट। तो वो टेस्ट आपको क्या देना है? सॉल्व करना है। वो टेस्ट के क्वेश्चंस कौन बनाएगा? कंटेंट मेकर्स बनाएंगे। और वो कंटेंट मेकर्स टेस्ट के क्वेश्चन कहां से बनाएंगे? किताब से बनाएंगे। लेकिन गेस व्हाट, चाहे पीपीएससी है चाहे यूपीएससी है, मतलब चाहे पीसीएस का एग्जाम है चाहे आईएएस का एग्जाम है, जो पेपर सेट होते हैं वो बुक्स से सेट नहीं होते हैं। वो कहां से सेट होते हैं? उनके अपने ऑफिशियल सोर्स से सेट होते हैं। और वो ऑफिशियल सोर्स क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एज सिंपल एज दैट। तो जो बच्चा ये पीवाई क्यूज को सॉल्व कर लेगा, जो बच्चा पीवाई क्यूज को सिलेबस के साथ अलाइन करके सॉल्व करके जाएगा, जो जो चीज गाइड की जाएगी वो करेगा, उसका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं फिर आपको समझा रहा हूं सेम बात। सो बी वेरी मच व्हाट फोकस्ड। एग्जाम के लिए लेस इज मोर। क्या बोला मैंने? लेस इज मोर। जितना कम करोगे उतना बेहतर है। वॉट टू स्टडी इज नॉट इंपॉर्टेंट, वॉट नॉट टू स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट।
किताबें काली नहीं करनी, कॉपियां काली नहीं करनी, उठा के कुछ भी कहीं से नहीं पढ़ना, जितना दिया जाए उसको बार बार पढ़ना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करने हैं आपको, सॉल्व करने हैं। जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। देयर इज अ सेट पाथ। आपको कुएं में गिरने की जरूरत नहीं है, आपको खड्डों में गिरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, टायर्स। देखो, इफ यू वांट टू ड्राइव अ कार, व्हाट विल यू डू? अगर आपको कार ड्राइव करनी है तो क्या करोगे, कार बनाने लग जाओगे कि आज मैं 4 टायर खरीद के लाया हूं बाजार से, आज मैं 4 टायर के ऊपर ऐसे प्लेट लगा दी है, अब ऊपर स्टीयरिंग लगाऊंगा, ये करना शुरू कर दोगे कि यू विल गो एंड परचेज कार एंड देन ड्राइव? सेम अप्लाइज हियर आल्सो। You want to clear the exam, don't go for designing your own strategy, क्योंकि आपके पास इतनी एक्सीलेंस नहीं है अभी, isn't it? अगर आपके पास एक्सीलेंस हो तो आप यहां क्यों बैठे हो? एंड मैं तो हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि यहां भी आने की जरूरत नहीं है, आपको क्या चाहिए, गाइडेंस। कंटेंट तो आज इतना मिल जाता है, रेडिली अवेलेबल है, कोई किताब नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या, गाइडेंस। दूसरी चीज क्या चाहिए, पीवाई क्यूज एंड सिलेबस। तीसरी चीज क्या चाहिए, इंटरनेट। काम खत्म। क्या बोला मैंने आपको, गाइडेंस, पीवाईक्यू एंड सिलेबस, तीसरी चीज इंटरनेट। कोई किताब नहीं चाहिए, नथिंग। इफ यू हैव ऑल दिस यू कैन इजीली क्रैक द एग्जाम। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द गाइडेंस। अच्छा, वो गाइडेंस आपको अपने माँ बाप से भी मिल सकती है इफ दे आर इनटू दिस फील्ड, आपको अपने भाई बहनों से भी मिल सकती है, आपको अपने सीनियर से भी मिल सकती है। रिक्वायर्ड गाइडेंस है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, एंड दिस इज द, आई वोंट से इजीएस्ट एग्जाम, दिस इज डूएबल एग्जाम, दिस इज डूएबल। और मैं तो आपको मिलवा भी दूंगा बच्चों के साथ, और आप जब वो डिलीवर करेंगे आपको लगेगा यार मैं तो इससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर पाता, वो आपकी काबिलियत के ऊपर सवाल नहीं होता, वो किसके ऊपर सवाल होता है, आपने कौन सा रास्ता चुना, आपका ड्राइवर कौन था, आपका मेंटोर कौन था, आपका कोच कौन था, आपकी कमिटमेंट कितनी थी, आपका फोकस कितना था, आप में दृढ़ शक्ति कितनी थी। तो आज जो टॉपिक के बारे में मैंने बताया आपको, या बात कर रहे हैं या आगे भी करेंगे, ये स्ट्रिक्टली आपका मेंस पर्सपेक्टिव से टॉपिक है। प्रीलिम्स में इसके रिगार्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलते, प्रीलिम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन फिर मिल सकते हैं, मतलब डायरेक्टली सिलेबस से कनेक्ट हो गए नहीं होते, वो इन जनरल करंट अफेयर्स में हम कंसिडर कर लेते हैं उनको। आई बात मेरी यहां तक समझ? तो व्हाट इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, दैट इज जम्मू कश्मीर इंसर्जेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप में से पता है कश्मीर का मुद्दा सभी को? कभी मैप बनाया इंडिया का? बनाया? कैसे बनाते हो मैप को इंडिया का? इफ आई ड्रॉ लाइक दिस विल आई बी राइट? बताइए, अगर कश्मीर की बात करें मैं सही हूं? नजर आ रहा है गाइस? बोलते नहीं। आप में से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कौन है? कश्मीर था एक टाइम पे प्रिंसली स्टेट थी, सर तो वहाँ के कीवी के राजा हरी सिंह जी वो कह रहे थे कि हमें ना जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ लेकर जाना है। अच्छा, तो जबकि पाकिस्तान चाहता था कि ना कश्मीर क्योंकि कश्मीर का सोर्सिक रीजन है और फिर ना कश्मीर में इसलिए नौकरी हो जाती है, तो पाकिस्तान क्लेम करता है कश्मीर को। अच्छा। और सिर्फ इंडिया इंडिया अपना पार्ट मानता है कश्मीर को ठीक है, कि हम पाकिस्तान को नहीं देंगे कश्मीर। व्हाट हैज हैपेंड, हैंग हो रहा है। ओके, मैंने आपसे क्या पूछा, अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस, तो विल दैट बी फाइन? आर यू गुड विद दिस? इंडिया का मैप जो है आपको ऐसे ही नजर आता है ऊपर से कि नहीं है जी? ऐसे ही नजर आता है कि नहीं आता? तो अगर मैं बोलूं कि ये भी इंडिया का हिस्सा नहीं है और मैं बोलूं ये भी इंडिया का हिस्सा नहीं है, हाउ वुड यू फील?
अगर मैं बोलूं ना ये हमारे पास है ना ये हमारे पास है, हाउ वुड यू फील? बताइए। सच यही है गाइस, सच यही है। ना हमारे पास ये है ना हमारे पास ये रीजन है। ये देखिए, लेट मी जस्ट शो यू। ये नजर आ रहा है सभी को? सो हमारे पास ये भी नहीं है, हमारे पास ये रीजन भी नहीं है, तो हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ इतना सा रीजन बच गया, ओनली दिस रीजन। बट हाउ कम ऑल दिस, अभी बात करते हैं। अब जम्मू कश्मीर की मैं आपके साथ बात करूं तो जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम क्या है? जम्मू कश्मीर में हमें प्रीडोमिनेटली तीन रीजन देखने को मिलते हैं। पहला रीजन है हमारे पास जम्मू, दूसरा रीजन है हमारे पास लद्दाख, तीसरा रीजन है हमारे पास कश्मीर। बात सारी कश्मीर से शुरू होती है, प्रॉब्लम सारी कश्मीर के साथ शुरू होती है। प्रॉब्लम कश्मीर के साथ अब क्या शुरू होती है? देखो, ओरिजिनली जो कश्मीरी लोग थे ना, दे वर वेरी मच प्रो इंडियन, देवर वेरी मच प्रो इंडिया। वेरी मच प्रो इंडिया का मतलब क्या था? इंडिया के रिगार्डिंग उनके मन में बहुत पॉजिटिविटी थी। बट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बने कि धीरे धीरे क्या हो गया, उनको इंडिया से क्या होती गई? प्रॉब्लम होती गई, एंड नफरत और फैलती गई। एंड इसमें किस किस की प्रॉब्लम थी, किस किस की योगदान था, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू के कश्मीर जो है वो किसके अंडर था, उसके बारे में बात करते हैं। आपने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर समझी है? कभी पढ़ा आपने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बारे में? नहीं पढ़ा? एंग्लो सिख वॉर समझते हैं क्या होता है? ब्रिटिशर्स की लड़ाई हो गई सिखों के साथ। दैट इज राइट। सो ब्रिटिशर्स की जो लड़ाई थी सिख एम्पायर के साथ, ब्रिटिशर्स ने लड़ाई की किसके साथ? सिख एम्पायर के साथ। एंड उस लड़ाई में कौन जीता? ब्रिटिशर्स जीत गए। ब्रिटिशर्स जीत गए तो ब्रिटिशर्स ने जम्मू कश्मीर रीजन के ऊपर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जम्मू कश्मीर रीजन जो है उसका कमांडर कौन था? उसका कमांडर था महाराज गुलाब सिंह। समझ रहे हो? ही वॉज द वन हु वॉज द कमांडर। किसका कमांडर? जम्मू कश्मीर रीजन का। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड? ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई। ट्रीटी ऑफ लाहौर जब हुई, मतलब देखो, जब कभी भी कोई पार्टीज आपस में लड़ती हैं, लड़ने के बाद एक पार्टी हार जाती है, उसके बाद क्या होती है? अग्रीमेंट साइन होते हैं। उन अग्रीमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रीटी। तो अंग्रेजों के बीच में और सिख एम्पायर के बीच में क्या हुई? ट्रीटी साइन हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ लाहौर। वो ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत जम्मू कश्मीर रीजन किसके हवाले हो गया था? अब ब्रिटिशर्स के पास चला गया। लेकिन आपको पता है ये जो जंग है ब्रिटिशर्स कैसे जीते थे? ब्रिटिशर्स वर वेरी स्मार्ट पीपल। कितने सालों तक तो इंडियंस को उनके ट्रू इंटेंट की समझ ही नहीं आई। उनके ट्रू इंटेंट की समझ ही नहीं आई कि भाई ये करने क्या आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो क्या कहते थे? ये तो हमारा क्या है? बर्डन है, कि हम क्या करने चाह रहे हैं? आपको डेवलप करने के लिए आए हैं। ये व्हाइट मैन बर्डन है, अंग्रेजों के ऊपर ये भगवान ने बर्डन डाला है कि जितने लोग पिछड़े हुए हैं हम उनको क्या करें? डेवलप करें। तो काफी सालों तक तो हमें समझ नहीं आया कि अंग्रेजों का ट्रू इंटेंट क्या है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में बहुत विश्वास रखते थे, तो उन्होंने महाराज गुलाब सिंह को क्या किया? अपने फेवर में लिया। अदरवाइज महाराज गुलाब सिंह जो थे वो किसके लिए लड़ रहे थे? सिख एम्पायर के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उसको अपना लॉयलिस्ट बनाया। अब अगर अपना लॉयलिस्ट बनाया तो लड़ाई के बाद उसको रिवॉर्ड तो देना ही पड़ेगा। लॉयलिस्ट जो होते हैं किसी रिवॉर्ड के लिए आते हैं, इजंट इट? तो उन्होंने क्या किया? महाराज गुलाब सिंह को रिवॉर्ड दिया। ट्रीटी ऑफ लाहौर होगी, लाहौर के बाद एम्पायर किसके पास आ गया? जम्मू कश्मीर वाला ब्रिटिशर्स के पास आ गया। अब जब ये ब्रिटिशर्स के पास आ गया तो ब्रिटिशर्स ने इसको किसको दे दिया? महाराज गुलाब सिंह को दे दिया। वो कहते ओके ये तू रख ले। कहता महामहिम कितने पैसे दे दूं आपको? वो कहते 75 लाख दे दे। आज के युग में 75 लाख कितना होता है बताइए? बड़ी अमाउंट है, 75 लाख। उस टाइम पर 75 लाख रुपीज ब्रिटिशर्स ने किससे लिए थे? महाराज गुलाब सिंह से लेके उनको ये रीजन दे दिया था। वो ऑलरेडी कमांडर था वहां का,
आई बात समझ यहां तक? तो सिख एम्पायर तो उसके बाद ग्रेजुअली खत्म हो गया था, और यहां इंडिया में कौन आ गया था? ओनली एंड ओनली इंग्लिश पीपल, ब्रिटिश इंडिया बन गया था। यहां तक बात समझ आई? एवरीवन इज क्लियर कि जो जम्मू कश्मीर रीजन है वो महाराज गुलाब सिंह के अंडर कैसे आया? करेक्ट। सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, इसको क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। जब महाराज गुलाब सिंह को दिया 75 लाख रुपए देके, वो क्या थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। सो 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, किसके बीच में? बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेड ही तो करने आए थे अंग्रेज, यहां पर क्या करने आए थे? ट्रेड। ट्रेड करते करते उनको क्या नजर आया कि यार यहां तो पैसा ही बहुत है, यहां तो हमें इकोनॉमिक पावर के साथ साथ कौन सी पावर चाहिए? पॉलिटिकल पावर चाहिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल पावर अटेन करनी शुरू की। एवरीथिंग वाज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड ओनली। पैसा ही सच है, उसके अलावा सच कुछ नहीं है। अगर मार्क्स बोलता है ना कि चाहे आप देशभक्ति की बात करो, चाहे आप धर्म की बात करो, चाहे आप समाज की बात करो, चाहे आप नेशनलिज्म की बात करो, ये सब क्या है? धोखा। ये सब क्या है? धोखा। सच्चाई क्या है? सिर्फ और सिर्फ पैसा। वो कहता जो पूंजीवाद है, कैपिटलिस्ट हैं, वो गरीबों को, वर्कर्स को सिर्फ उतना की सामान देते हैं, उतना की पैसा देते हैं कि शाम को घर जाए, चाय पी ले, 2 ब्रेड के पीस खा ले, इतना तो बहुत है। किस लिए? ताकि अगली सुबह फिर काम पर आ जाए। और ये जो सामान बनाएगा 10 रुपए का, इसकी मेहनत से जो सामान बनेगा 10 का, मैं कितने का बेचूंगा? 100 का। 90 रुपए मैं अपने पास रखूंगा, और इसको मैं क्या करता जाऊंगा? एक्सप्लॉइट करता जाऊंगा। यही सच है, आज भी आपको यही पैटर्न नजर आता है। अब आपने देखा ब्लिंकिट, ब्लिंकिट क्या कर रहा है? आगे अगर आपको चिप्स का पैकेट चाहिए होता था तो आप क्या करते थे भाई? जाते थे दुकान से जाके लेके आते थे ना। लेकिन ब्लिंकिट क्या कहता है? भाई क्यों जा रहे हो? यू जस्ट ब्लिंक इट, उसका नाम ही यही है। यू ब्लिंक योर आईज, यू विल गेट द चिप्स। क्या चाहिए? सोडा चाहिए, सोडा आ जाएगा। कोक चाहिए, कोक आ जाएगी। चिप्स चाहिए, चिप्स आ जाएगा। यू नेम इट, वी हैव इट, एंड ब्लिंक इट, यू गेट इट। आप कहोगे वाह, मेरा तो पर्पस हल हो गया। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? वो छोटे छोटे दुकानदारों का। आपने रिलायंस के स्टोर सुने होंगे, सुने कि नहीं सुने? आपने डीमार्ट भी सुना होगा। डीमार्ट जहां चला जाता है वहां मक्खियों की तरह रश पड़ जाता है। किसकी तरह? मक्खियों की तरह। क्यों पड़ता है? क्योंकि सस्ता सामान है। आज अगर आपको चीनी लेनी होती थी तो आप कहां जाते थे? लोकल किराना स्टोर पे। लेकिन अब आप कहां जाते हैं? क्यों? क्योंकि सस्ता है। साथ में लोकल किराना स्टोर को 2 गालियां देते हो, सामान वहां से लेके आते हो। ये खत्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये भी तो कैपिटलिज्म ही तो है। कैपिटलिज्म ही तो है कि सारा कुछ किसके अंडर कर लेना है? अपने अंडर कर लेना है। कैन यू इमेजिन दैट? सोच सकते हैं आप ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं? तो ब्रिटिशर्स भी यही कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहां कितने साल रही? क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाजत क्यों मिलती थी इंडिया में जाके काम करने की? दे कौन रहा था? ब्रिटिशर्स दे रहे थे, इंग्लैंड दे रहा था, क्राउन दे रहा था। वहां के जो मिनिस्टर्स थे उनका स्टेक था, उनके पैसे लगे हुए थे। कहां पर? ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो जब कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट्स देते थे ना खुल के, वो क्यों दे रहे थे? क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट कमा के किसको देगी? ब्रिटिशर उनको देगी, मिनिस्टर्स को देगी। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ज्यादा फ्लरिश कर रही थी। आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे कि शोर मच गया था इंग्लैंड में कि भाई इनकी मोनोपोली तोड़ो, खाली यही वाली कंपनी क्यों जा रही है? हम जाना चाहते हैं, हम क्यों नहीं जा रहे? वो इसलिए जा रही थी क्योंकि वहां के मिनिस्टर्स का क्या था? इसमें स्टेक था, पैसा लगा हुआ था। तो ईच एंड एवरीथिंग कम्स डाउन टू व्हाट? मनी, जो रियलिटी है। तो ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया? देखो, पैसे लेके फ्री में तो नहीं दे दिया अपने लॉयलिस्ट को। 75 लाख चार्ज किए, चार्ज करके उसको बोला कि ओके आज से तू यहां का क्या है? राजा। तो उसके बाद हमें क्या नजर आता है? प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट समझते हैं जो ब्रिटिश इंडिया था वो कैसे काम करता था? एक तो होते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस। ब्रिटिश प्रोविंसेस समझते हैं कि ब्रिटिशर्स के अंडर ही क्या होते थे? स्टेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पंजाब की बात करूं, आज के इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में 3-4 स्टेट की बात करते हैं, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ओके, ये सब क्या है?
स्टेट्स है ना, किसके अंडर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, मतलब इन द सेंस इंडिया एक कंट्री है जिसके ये स्टेट्स है। सपोज कीजिए इंडिया के अंदर कुछ ऐसे साम्राज्य हो, लेट से मध्य प्रदेश कहे कि ये क्या है, मैं एक राज्य के अंडर, मतलब मध्य प्रदेश इंडिया के अंडर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया? प्रिंसली स्टेट। मैं अपनी एलिजियंस मतलब ओबीडियंस इंडिया को दे रहा हूं, लेकिन इंडिया डायरेक्टली मेरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो मैं क्या हूं? प्रिंसली स्टेट। तो अंग्रेजों के टाइम पर क्या होता था, कुछ अंग्रेजों के राज्य होते थे, कुछ क्या होते थे? प्रिंसली स्टेट्स होते थे। जैसे आपका पटियाला भी क्या था? इट वॉज अ प्रिंसली स्टेट। समझ रहे हो बात? कुछ थे डायरेक्ट जो किसके अंडर थे? ब्रिटिशर्स के। जैसे बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, ये किसके अंडर थे? ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट अंडर से। तो ब्रिटिशर्स को लगता था इन दोनों तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? मैनेज। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट भी अल्टीमेटली तो किसको ओबीडियंस दे रहा है? अपनी ब्रिटिशर्स को ही तो दे रहा है। वो कहता अगर ऐसे समझ रहे तो ऐसे सही, ऐसे समझ रहे तो ऐसे सही, लेकिन रहेगा क्या? ये एक ब्रिटिश एम्पायर। इज दैट क्लियर? हाँ जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? नो नो, नॉट। आर्मी किसकी थी? सिख एम्पायर की थी। तो उसमें वो क्या थे? समझ गए मेरी बात? ओके, यहां तक क्लियर? एवरीवन, आपका क्या नाम है? रमन। आपका? सीमा? सिमरन। अच्छा, यू आर रमन, यू सिमरन, धीरे धीरे नाम याद होंगे। और आपका? अरमान। और आपका? अरमान। दोनों का सेम नाम है? अच्छा, और आपका दोस्त? संदीप। सो यू आर अरमान, यू आर संदीप, यू आर सिमरन, यू आर रमन। एंड आप? यू आर सविता, राइट। और आप? अनमोल। आप प्रियांक। आपको मुझे पता है। ओके, इज दैट क्लियर टिल हियर? एवरीवन, कोई प्रॉब्लम यहां तक तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तो क्या देखा हमने कि जो राज्य है वो किसके अंडर आ गया? महाराजा गुलाब सिंह के अंडर आ गया। दैट्स इट। अब ये रूल करेंगे ना उसको। फाइन। So according to treaty, Kashmir was to be handed over to whom? Gulab Singh for 75। ये कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। Since then it was ruled by what? डोगरा डायनेस्टी। ये डोगरे थे। आज भी आपको पता होगा डोगरे, जम्मू रीजन में डोगरे बहुत मिलते हैं आपको, तो ये डोगरे थे। ओके, तो डोगरा डायनेस्टी उसके बाद वहां क्या हो जाती है? एस्टैब्लिश। अब महाराज गुलाब सिंह थे, उनके बाद कौन आया उनका प्रीडिसेसर? रणबीर सिंह। उसके बाद कौन आया? प्रताप सिंह। उसके बाद कौन आया? हरि सिंह। उसके बाद कौन था? करण सिंह। आ रही बात समझ? एंड देयर आफ्टर इट वाज ऑल डन। सो महाराज हरि सिंह आप देख रहे हैं। ओके, आपको समझ आ गया कौन रूल कर रहा था? तो महाराज गुलाब सिंह की जब डेथ होती है तो रणबीर सिंह आ जाते हैं। रणबीर सिंह की जब डेथ होती है तो उसके बाद कौन है? प्रताप सिंह। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस कश्मीर। कौन सा? पोस्ट इंडिपेंडेंस कश्मीर, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? अब इंडिपेंडेंस के बाद देखिए, जो जम्मू कश्मीर रीजन था वो किसके द्वारा रूल किया जा रहा था? महाराजा हरि सिंह के द्वारा। महाराजा हरि सिंह ये रहे, इनके द्वारा रूल किया जा रहा था क्या? जम्मू कश्मीर रीजन। ओके, जम्मू कश्मीर रीजन के हमें 5 रीजन देखने को मिलते हैं। अगर जम्मू कश्मीर रीजन को समझना, अच्छा पंजाब को समझते हैं तो हम कैसे समझते हैं इसमें कि पंजाब के कितने रीजन नजर आते हैं हमें? कौन कौन से? दोआबा, दैट इज राइट। सो माझा मालवा दोआबा रीजन। समझ रहे हो मेरी गल? ते 5 ਮੇਨ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਨੰਬਰ 1 ਜੰਮੂ, ਨੰਬਰ 2 ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨੰਬਰ 3 लद्दाख। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਰਾਈਟ? ਬਟ गिलगिट ਤੇ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਪੀਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਰੀਜਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਰੀਜਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਟਕ ਗਿਆ।
क्यों भटक गया सी? क्योंकि ये दो रीजन्स जेडे ने किदी ऑक्यूपेंसी च है, किन्ने कब्जा किया है? पाकिस्तान ने, जिन्हों ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। नहीं समझे? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके पता ना? पाकिस्तान वाले क्या बोलते हैं कि कश्मीर तो हमारा है, ये क्या है जो इंडिया के हाथ में है? इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ते ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पीओके, वो कहते ने आईओके। पर ये हुआ कैसे? क्वेश्चन इज ये हुआ कैसे, उनके हाथ में ये गया कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये रीजन देख लीजिए, नजर आ रहे हैं? सो दिस इज योर कश्मीर रीजन, ओके? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस इज योर गिलगिट रीजन, दिस इज योर बाल्टिस्तान रीजन, दिस इज योर जम्मू रीजन, दिस इज योर लद्दाख रीजन। एंड लद्दाख दे विच आ रीजन है जेड़ा एक्साइचन, ये किदे कोल चला गया? ये चीन के कब्जे च। हिंदी चीनी भाई भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक विचारधारों के थे, जिसको हम क्या कहते हैं? आदर्श विचारधारों के थे। आदर्श समझते हैं आप? आइडियलिज्म समझते हो? ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल इन व्हाट लैंग्वेज? मैं वो लैंग्वेज बोल लूंगा, जल्दी बोलो। है जी? दोनों ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल इन व्हाट लैंग्वेज? हिंदी पंजाबी में सभी कंफर्टेबल हो ना? पक्की बात है? ओके। इंग्लिश में कोई कंफर्टेबल नहीं? अच्छा, मिक्स हो रहा है, ओके। तो मैं आपको क्या बता रहा था, आइडियलिज्म में हमें क्या देखने को मिलता है? व्हाट ought टू बी रादर देन व्हाट इज। क्या होना चाहिए उसके ऊपर फोकस होता है, फोकस उस पे नहीं होता क्या है। तो जो फोकस रखता है क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? रियलिस्ट। जो फोकस करता है क्या होना चाहिए, वो क्या है? आइडियलिस्ट। क्या होना चाहिए का मतलब क्या है? व्हाट ought टू बी। क्या है का मतलब क्या है? व्हाट इज। है क्या? रियलिस्ट। क्या होना चाहिए? आइडियलिस्ट। तो पंडित नेहरू आइडियलिस्टिक विचारधाराओं के थे कि क्या होना चाहिए। चीन जो था वो क्या था? क्या है। चीन कहता कि पूरी दुनिया ने मुझे ह्यूमिलेट किया। ह्यूमिलेशन समझते हो क्या होता है? देखो, अगर मैं आऊं और मैं आपके मुंह पे एक स्लैब मार, लेट से मैंने अरमान के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, तो अरमान हाउ वुड यू फील? ह्यूमिलिएटेड। उसको थप्पड़ से रोना नहीं आएगा, इतना कोई जोर नहीं लगेगा कि दर्द के कारण वो रोएगा ना। किसके कारण रोएगा वो? ह्यूमिलिएशन। समझ रहे हो? जो उसको इंसल्ट फील हो रही है, दर्द से नहीं रोएगा। सो दर्द से रोना नहीं आता साहब, किससे आता है? ह्यूमिलेशन। आई बात समझ? तो चीन जो है वो कहता मैं तो इतना बड़ा राज्य साम्राज्य स्टैब्लिश करने के दौर पे था, मेरे को ह्यूमिलेट किया। किसने ह्यूमिलेट किया? अंग्रेजों ने भी किया, जापान ने भी किया। और कहता मैं हर एक चीज का बदला लूंगा। आज भी वो यही बोलता है, मैं हर एक चीज का कहता बदला लेके दूंगा। और अगर इंडिया को लग रहा है कि जो सारे रीजन है उसके हैं, तो वो गलत है। अरुणाचल प्रदेश किसका है? मेरा है। तिब्बत पे तो ऑलरेडी कब्जा वो कर ही चुका है, लद्दाख रीजन पर कब्जा कर चुके हैं। आपको पता है हमारी जब जंग हुई थी किसके साथ? चाइना के साथ। 1962 वॉर पता है आप सभी को? जब हमारी जंग हुई ना चाइना के साथ, तो उस जंग में उसने क्या किया? जंग हुई क्यों थी हमारी चाइना के साथ? चाइना ने ना इस रीजन में ना, देखो मैं आपको बता रहा हूं, लेट मी टेल यू दिस, लुक एट दिस। ये इंडिया ही है ना, नजर आ रहा है? अब हमारे पास सिर्फ इतना क्या देख रहे हो? अदरवाइज हम क्या दिखाते हैं? पूरा क्राउन। क्राउन हमारे पास है नहीं, हमारे पास सिर्फ इतना रीजन है। तो ये रीजन किसके पास है? तिब्बत। बोलो जल्दी। चाइना। ये किसके पास है? ये भी चाइना। शिंगजियांग रीजन है, ये चाइना का ही हिस्सा है। क्या? शिंगजियांग रीजन। अब इस रीजन को इससे कनेक्ट करने के लिए इसने क्या किया? यहां से रोड निकाल दी। अगर आपके नेबर अपने दो कमरों को कनेक्ट करने के लिए आपके घर से ऐसे रोड निकाल दे, आप क्या करोगे? लड़ाई करोगे ना। तो हम तो लड़ाई करने के मूड में नहीं थे। यहां से इन्होंने क्या की? रोड निकाल दी। नजर आ रही है? अब तो इनके पास चलेगी ना। तो यहां से निकाल ली इन दोनों स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों स्टेट्स किसके हैं? चाइना के।
पर वो माउंटेनियस रीजन है, फिर रोड बेस बनाना पॉसिबल था। बिल्कुल पॉसिबल, माउंटेन में रोड नहीं नजर आती आपको? फिर कहीं गए घूमने माउंटेन्स में? हाँ जी सर, सर इंडिया को सेंट्रल एशिया हाईवे बन सकता हाँ, है, इंडिया को सेंट्रल एशिया रोड। बनती है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके अंदर वो बहुत कुछ बना रहा है। CPEC क्या, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी यहां से निकलता है, वो भी यहां से निकल, दैट इज पार्ट ऑफ BRI प्रोजेक्ट ओनली। बहुत आगे की बातें कर रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशंस में समझाऊंगा आपके सारा कुछ। अभी सिर्फ इतना समझो। देखो अभी तो आप, यू आर वेरी नाइव। मैं हमेशा क्लास में एक बात बोलता हूं कि माँ को डिसाइड करना है तो बच्चे को कैसे पालना है। बच्चा ना बताए माँ को क्या, कि माँ मुझे ऐसे पाल। समझ रहे हो? लेट मी डिसाइड मैंने कैसे हैंडल करना है सभी को। ओके, जब टीनेज में आ जाओगे ना, फिर मेरे साथ बात करना कि नाउ आई नीड दिस, आई नीड दैट, फिर तो समझ आता। जामदे बच्चे थोड़ी बोलते चंगे लगते हैं। डोंट रश। तो मैंने क्या बोला आपको, यहां से ये रीजन से इसने सड़क निकाल ली। पंडित नेहरू का बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ पार्लियामेंट में। क्रिटिसिज्म ऐसे इनके, पंडित नेहरू को बोला गया कि आप कर क्या रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है, आपके सामने कितना कुछ हो रहा है। तो पंडित नेहरू को क्या फील हुई, इंसल्ट। तो उन्होंने क्या किया, यहां फॉरवर्ड पॉलिसी की, उसके तहत यहां इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। चाइना कहता है ये क्या किया तूने, तूने पंचशील के अग्रीमेंट को ब्रेक किया। पंचशील का अग्रीमेंट क्या था, हमने चाइना के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था कि हम एक दूसरे के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो चाइना कहता तूने पंचशील तोड़ा, ये ले फॉर्म। उसने हमारे ऊपर हमला बोल दिया। कहां बोला हमला, दोनों फ्रंट्स पे। पहला फ्रंट ये रीजन, दूसरा फ्रंट अरुणाचल प्रदेश। दोनों जगह पर चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया, और दोनों रीजन को चाइना ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, दोनों को। इसका कब्जा तो आज तक नहीं छोड़ा। यहां पर कौन सा हमने छुड़ा लिया, वो खुद वापस गया। नहीं समझे? क्या नहीं समझे? सर ये जो इंजन आप बोल रहे हो कैसे हाँ आप बोल रहे हो कैसे बताता हूं। और किसी को नहीं समझ आया कि सभी को आया, ये नहीं आया? कौन कौन है, कौन रेज योर हैंड जिसको नहीं समझ आया? आया समझ के नहीं आया? आ गया। और सभी को आ गया? ओके, बात सिर्फ इतनी है, अपने इस रीजन को कनेक्ट करने के लिए उसने यहां से रोड निकाल दी, हमने इसके तहत उसको अपोज किया, हमने भी वहां पर अपनी हलचल शुरू कर दी। चाइना को प्रॉब्लम होगी, उसने क्या कर दिया, अटैक इंडिया पे। एक यहां कर दिया, ये कौन सा रीजन है, अक्साई चीन रीजन, अक्साई चीन रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन कौन सा है, ये वाला, दिस इज व्हाट इज अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन। दोनों रीजन्स पे अटैक करके इनको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। अब अगर आपकी नेबर के साथ लड़ाई हो जाए और उसके खेतों पे जाके कब्जा कर लो, दो खेतों पे कब्जा कर लिया, एक खेत अभी भी नहीं छोड़ रहे आप, एक खेत आप छोड़ देते हो अपनी मर्जी से, आपका जो नेबर है वो कुछ नहीं कर पाता। नहीं समझे? आप समझे कि नहीं समझे अभी भी? तो पॉइंट क्या था, उसने, चाइना यहां आया, कब्जा किया, कब्जा करके खुद वापस चला गया। हमने नहीं छुड़वाया, मतलब हमने लड़के नहीं अपने हिस्से में वापस ले लिया, चाइना ने खुद वापस कर दिया। और ये वाला रीजन है, वो तो आज तक नहीं वापस किया उसने। तो इसलिए आज जो हमारा इंडिया है वो ये किसके कब्जे में, इतना रीजन, ये वाला रीजन चाइना, यही तो है। यहीं से तो ये देखो रोड निकाली उसने, ये तिब्बत है और ये क्या है, शिंगजियांग रीजन। यहां से यहां जाने के लिए यहां से रोड निकाली और एक रीजन अपने कब्जे में रख लिया। अब समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी अनमोल, नहीं आई? मतलब इंडिया ने वो रोड भी मिस करना शुरू कर दिया, मैं बताऊं इंडिया ने अपनी मिलिट्री स्टेशनिंग शुरू कर दी थी वहां पे। मतलब ऐसी चीजें की जो चाइना को नहीं पसंद आई। चाइना तो देखो पावर थी तब भी। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? किसको नहीं हुआ? बेसिक है वैसे तो, अभी हमने आगे चलना है कश्मीर के पास। हाँ, क्योंकि इंडिया के अंदर जबरदस्ती कब्जा किया है। ये सपोज करो थोड़ी प्रॉपर्टी थे,
कोई आके कब्जा कर ले ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯੂ ਵਿਲ ਕੀਪ ਦੈਟ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ 7 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਚ 7ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੰਸ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਯੂ विल फाइट एंड यू विल शो कि ये मेरी 7th प्रॉपर्टी मेरी ही है इसने कब्जा किया हुआ है समझ आ रही बात कि नहीं है ये बात समझ तो दैट इज आपने थोड़ी छोड़ी है उस पर कब्जा हो गया तो आप तो कहते हैं वो किसकी है मेरी है आप तो कहते हैं वो किसकी है मेरी है किसने कब्जा किया हुआ है तो ये रीजन समझ आ गया कैसे चाइना के पास गया चाइना ने यहां पर रोड बनानी शुरू कर दी यहां से रास्ता निकालना शुरू कर दिया इंडिया ने अपनी मिलिट्री की पोजीशनिंग शुरू कर दी चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो ये रीजन अपने कब्जे में कर लिया उधर से अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन भी उसने अपने कब्जे में कर लिया ये वाला भी लेकिन यहां से फिर उसने क्या किया खुद ही वापस चला गया इंडिया तो निकाल पाया ही नहीं उसको वापस वो खुद ही वापस चला गया इज दैट क्लियर वॉर का कोई वॉर कब पॉजिटिव इफेक्ट लाती है कभी भी नहीं लाती हाँ नहीं कुछ नहीं हुआ चाइना के साथ जो जंग हुई उसका इफेक्ट इंडिया के फेवर में कुछ नहीं आया ठीक है जी चलिए तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दीज 5 रीजन ये 5 रीजन मैंने आपको दिखा भी दिए मैप पे क्लियर है ठीक है जी तो अब यहां आपको नजर आ रहा है ये गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन हो गया ये कौन सा रीजन हो गया जल्दी बोलो अक्साई चेन हो गया ये गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया ये कश्मीर हो गया ये जम्मू हो गया और ये लद्दाख हो गया नजर आ रहा ना अब तो चलिए अब देखते हैं जब आजादी हुई थी तब किसके कब्जे में था कश्मीर तो हमने देखा डोगरा डायनेस्टी के अंडर था और कौन से राजा के अंडर था हाँ हरि सिंह के अंडर था करेक्ट महाराज हरि सिंह वहां के क्या थे रूलर थे अब हुआ क्या महाराजा हरि सिंह जो थे वो कहते थे चल मिली आजादी इंडिया को मिली मैं तो इंडिपेंडेंट ही रहूंगा मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा मैं इंडिया के साथ नहीं जाऊंगा समझ रहे हो अंग्रेज तो छोड़ के चले गए हमें और यहां पर क्या रह गए थे एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जो ब्रिटिश प्रोविंस थे वो तो इंडिया के हिस्सा बन गए और दूसरे कौन से थे प्रिंसली स्टेट्स जो राजे महाराजों के अंडर थी वो इंडिया का हिस्सा कुछ बन गए कुछ कहते हमने नहीं बनना हमने इंडिपेंडेंट रहना उनमें से जम्मू कश्मीर जो रीजन के महाराज थे हरि सिंह वो कहते मैंने इंडिपेंडेंट रहना मैंने इंडिया के साथ नहीं जाना मैंने पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना तो महाराजा हरि सिंह वांटेड टू रिमेन व्हाट इंडिपेंडेंट और उसके बाद क्या होता है पाकिस्तान की आर्मी हेल्प करती है पठान ट्राइब को आप कह लीजिए पाकिस्तान की आर्मी कहती है महाराजा हरि सिंह क्या है कमजोर मैं क्या करूंगी अब अटैक तो वो क्या करते हैं महाराजा हरि सिंह की टेरिटरीज में अटैक कर देते क्यों अटैक करते हैं कि कश्मीर को किसके कब्जे में ले लेंगे पाकिस्तान के कब्जे में और उन्होंने अटैक कर दिया तो महाराजा हरि सिंह के पास इतनी आर्मी तो थी नहीं कि वो उसके साथ क्या कर लेते लड़ पड़ते तो उनके पास ले दे के कौन रह गया था इंडिया तो उन्होंने बोला इंडिया इंडिया मेरी मदद करो इंडिया कहता क्या हो गया वो कहता उन्होंने हमला कर दिया कुछ रीजन तो अपने कब्जे में ले भी लिया वो आ रहे हैं अब धीरे धीरे करके पूरा कश्मीर अपने कब्जे में ले लेंगे मैं तो ना इधर का रहूंगा ना उधर का रहूंगा प्लीज मेरी मदद कीजिए पंडित नेहरू कहते हैं ना कोई मदद नहीं वो कहता प्लीज मदद कर दो ओके करते हैं कर इसके ऊपर साइन ये क्या है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है कि तू हमें ज्वाइन कर रहा है फिलहाल तेरा हक है ना कश्मीर के ऊपर तो तू कह रहा है कि मैं किसको ज्वाइन कर रहा हूं इंडिया को ज्वाइन कर रहा हूं वो कहता ओके जी मैं साइन कर देता हूं बचाओगे कहते हाँ बचाएंगे तो वो क्या करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर देता सो हरि सिंह आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम इंडिया बट बिफोर दैट ही हैड टू साइन व्हाट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब क्या है कि अब इंडिया का एक्सेस है ये समझ लीजिए वो कह रहे हैं कि तू एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तू हमारे अंडर है दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ठीक है जी दैट इज डिक्लेरेशन टू ज्वाइन इंडिया वो कहता तू इंडिया को ज्वाइन कर दे
कहता मैं महाराजा हरि सिंह डोगरा डायनेस्टी का जो किंग हूं, मैं आज ऐलान करता हूं, साइन करता हूं कि आज से जम्मू कश्मीर रीजन किसके अंडर है? इंडिया के अंडर है। अब इंडिया अपनी आर्मी लेके आता है, आर्मी लेके आके हेल्प करता है, किसके साथ लड़ता है? पाकिस्तान के साथ लड़ता है। अब हमारे पंडित नेहरू क्या थे? आइडियलिस्टिक विचारधाराओं के थे। पंडित नेहरू कहते कि ठीक है, हमने इंस्ट्रूमेंट सेशन ले लिया, पर मैं जोर जबरदस्ती किसी से नहीं चाहता। हम जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछेंगे कि भाई आपको किसके साथ रहना है? आपको पाकिस्तान से रहना है, आपको इंडिपेंडेंट रहना है, या फिर आपको हमारे साथ रहना? कहते मैं पूछूंगा। और इसको क्या बोलते हैं? प्लेबिसाइट। क्या बोलते हैं? प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट में क्या होता है? लोगों से पूछा जाता है। प्लेबिसाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे लोगों को पूछा जाता है कि भाई आपने क्या करना है, आपका क्या डिसीजन है। जैसे पंजाब के लोगों से पूछा जाए कि आपने खालिस्तान को ज्वाइन करना है कि आपने जो पंजाब है उसी में रहना है, इसको क्या बोलेंगे? प्लेबिसाइट करवाया जाए। समझ गए? नहीं समझे? कौन नहीं समझा? आप रमन, टू अरमांस, ओके। सो नाउ इंस्ट्रूमेंट वाज साइंड अकॉर्डिंग टू विच, वो इंस्ट्रूमेंट में क्या था? कुछ पॉइंट्स थे कि ये चीजें इंडिया के पास रहेंगी, बाकी महाराज के पास रहेगा। ठीक है ना, इसको आप इग्नोर कर सकते हो फॉर नाउ। सो लेकिन परमानेंट एक्सेशन होने से पहले पंडित नेहरू क्या कहते हैं कि हम क्या करेंगे? प्लेबिसाइट कराएंगे कि बिफोर कश्मीर हमारा पक्का हिस्सा बन जाए, हम क्या करवाएंगे? प्लेबिसाइट। लोगों से पूछेंगे कि भाई आपकी क्या राय है। तो वो माउंटबेटन उस समय पर, समझ लीजिए ब्रिटिशर, लॉर्ड माउंटबेटन, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई ऐसा कर पंडित नेहरू, मैटर ना यूनाइटेड नेशन में ले जाओ। यूनाइटेड नेशन समझते हो क्या है? क्या है? यस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारी सरकार है ना, इंडिया की सरकार, पाकिस्तान की सरकार, चाइना की सरकार, अमेरिका की सरकार, ऐसी दुनिया की एक सरकार है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन। अभी मैंने आपको बहुत देसी भाषा में समझाया, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशंस में मैटर ले जाने की बात की गई। पंडित नेहरू तो आपको पता ही है किस विचारधारा के थे? आइडियलिस्टिक। वो कहते ले जाओ। जब यूनाइटेड नेशन में लेके गए मैटर को, यूनाइटेड नेशन कहता सीज फायर। समझते हो सीज फायर का मतलब? लड़ाई सीज कर दो, बंद कर दो, जो जहां पर है वहीं पर रुक जाए। इसको क्या बोलते हैं? सीज फायर। अब जो जहां पर है वहीं रुक जाएगा, मतलब क्या था? जो जहां पर है वहीं पर रुक जाए, सीज फायर लाइन डिक्लेयर कर दी, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जब पाकिस्तान की आर्मी आ रही थी, वो बहुत आगे आ गई थी, हरी सिंह ने इंडिया से क्या मांगी? मदद मांगी। जितनी देर में मदद पहुंची, लड़ाई की बंद हुई लड़ाई, उतनी देर में काफी हिस्सा किसके कब्जे में आ गया था? पाकिस्तान में। तो जितना हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आ गया वो पाकिस्तान के पास, जितना हिस्सा इंडिया के पास रह गया था वो इंडिया के पास। इस लाइन को क्या बोल दिया गया? सीज फायर लाइन, जिसको आज आप किस नाम से जानते हैं? हाँ, गुड, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी के नाम से जानते हैं। आप सुना ना, एलओसी पे दो जवान मारे गए, वो एलओसी क्या है? वो लाइन है जो उधर वाली साइड क्या है? पाकिस्तान, इधर वाली साइड क्या है? उसका पुराना नाम क्या था? सीज फायर लाइन। यानी कि जब महाराज हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, उससे पहले पहले पाकिस्तान आर्मी ने इतना रीजन क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया। समझे? किसको यहां तक नहीं समझ आया? एनीवन? दैट इज गुड। सो सीजफायर एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन टू राइवल्स विच एस्टैब्लिश क्या? ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है शांति, जिसमें लाइन आ गई सीजफायर लाइन, जिसको लेटर ऑन हमने क्या बोला है? एलओसी। 1972 में शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ था हमारा, उसमें हमने उस लाइन का नाम बदल के क्या रख दिया था? एलओसी। प्लेबिसाइड होना है, लेकिन प्री कंडीशन क्या है कि पहले उस रीजन से जो फोर्सेस हैं वापस जाए। मतलब क्या है? आर्मी वापस जाए। कहां से?
कौन से कश्मीर से? दोनों से जाए, हमारे वाले कश्मीर से भी जाए और जो उन्होंने हमारा ऑक्यूपाई किया हुआ है उस कश्मीर से भी फोर्सेस जो है पहले वापस जाएं, वापस चले जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे? प्लेबिसाइड करेंगे। प्लेबिसाइड का मतलब क्या है? लोगों से पूछना कि भाई आप क्या चाहते हो। क्यों पूछना लोगों से? क्योंकि वो जो कश्मीर रीजन है वो किसके अंडर था? महाराजा हरि सिंह के अंडर। महाराजा हरि सिंह क्या कहते थे? मुझे क्या रहना है? इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। महाराजा हरि सिंह किसके पास आ गए? इंडिया के पास मदद के लिए। इंडिया ने क्या बोला? साइन कर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कि मैं किसका हिस्सा हूं? हिंदुस्तान का हिस्सा हूं। उसके बाद इंडिया चला गया, लेकिन काफी हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आ चुका था। उसके बाद मैटर कहां पहुंच जाता है? यूनाइटेड नेशंस में वो मैटर पहुंच जाता है। यूनाइटेड नेशन क्या कहती है? सीज फायर। इसका मतलब क्या था? जो जहां है वहीं रुक जाए। तो वो जो लाइन थी उसको क्या बोल दिया हमने? सीज फायर लाइन बोल दिया। अब जब सीज फायर हमने लाइन बोल दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ हमारा? शिमला अग्रीमेंट 1972, जिसमें हमने सीज फायर लाइन का नाम बदल के क्या कर दिया? एलओसी। अब एलओसी के उस पार क्या है? पोक, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इस पार क्या है? आईओके नहीं कहना, हमारा कश्मीर है भाई। वो बोलते हैं आईओके, हमने थोड़ी बोलना। नो, दिस इज आर कश्मीर, मतलब कश्मीर। आईओके वो बोलते हैं, ऑक्यूपाई किया हुआ हमने। अब आप क्या बोलोगे? इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब, इंडियन ऑक्यूपाइड हरियाणा। नो, दिस इज पंजाब हरियाणा। सो इधर क्या है? कश्मीर। उधर क्या है? पीओके। और वो जो साइड वाला रीजन है किसके पास है? कौन सा रीजन है वो? अक्साई चिन। कब किया कब्जा? कब्जा तो पहले ही कर लिया था 62 में, तो ऑफिशियली कब्जा कर गया। क्यों किया कब्जा उसने? तिब्बत से शिंगजियांग रीजन को जो सड़क जा रही थी उसने वहां से निकाल दी। इज दैट क्लियर एवरीवन? ना समझ आया हो? वैसे तो बहुत बेसिक मैंने बातें की हैं आपके साथ, और पढ़ा पढ़ा तो क्या है। देखो आईएएस की खूबसूरती यही है तैयारी की, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई आपको फॉर्मूलाज नहीं करने, इसमें आपको कोई थ्योरम नहीं लगानी, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है क्या? बातें हैं। बातें हैं, बातों का क्या? समझ रहे हो? बातों बातों में ही आप सारी चीजों को समझ जाओगे, सीख जाओगे। मैटर कहां आता है कि आप कितना खूबसूरत तरीके से क्या कर रहे हो? लिख रहे हो। इज दैट क्लियर? सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट शिमला अग्रीमेंट राइट नाउ। वैसे शिमला अग्रीमेंट आपको पता क्या हुआ था? इंडिया ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी। पाकिस्तान क्या था? पाकिस्तान जो आज आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं था। बांग्लादेश पता कहां पर है? मैप देखा आपने? बांग्लादेश कहां है? नजर आता है? दैट इज राइट। सो दिस इज बांग्लादेश, सो दिस इज पाकिस्तान। पहले क्या था? ये जो बांग्लादेश है इसको क्या बोलते थे? ईस्ट पाकिस्तान। ये पाकिस्तान ही था, लेकिन इंडिया को तो पता था उसने क्या करना है। सो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? मिसेस इंदिरा गांधी। मिसेस इंदिरा गांधी ने प्लान किया, सैम मानेकशॉ को बुलाया और बोला कि मुझे कब्जा चाहिए किसके ऊपर? ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। वो कहता रेजिस्टेंस के साथ बोला उन्होंने, मतलब आनाकानी की पहले, फिर कहते ओके लेट्स डू इट। फिर क्या किया गया? फोर्सेस भेज के वहां पर कब्जा किया, और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान को क्या दिलवा दी? आजादी। और बोल दिया अब से ये क्या है? बांग्लादेश। उसके बाद पाकिस्तान को हार मिली हमारे से, और फिर एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको क्या बोलते हैं हम? शिमला अग्रीमेंट। वो अग्रीमेंट के तहत हमने बोला था कि हम क्या करेंगे? अपने मैटर्स खुद रिजॉल्व करेंगे। ओके? कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आएगी, ये बोला हमने। इसीलिए ट्रंप अभी पीछे बोल रहा था, पिछले से पिछली टेन्योर में, अभी तो दोबारा आई ना टेन्योर इसकी, तो कह रहा था कि मैं तुम्हारा मैटर सॉर्ट कर देता हूं। पाकिस्तान कहता ओके। हमने क्या बोला? हमने बोला जा जाके पढ़ ले क्या शिमला अग्रीमेंट। उसमें हमने क्या बोला था कि हम अपने मुद्दे खुद सॉल्व करेंगे, तीसरी पार्टी को नहीं बुलाएंगे। ओके? सो दैट वाज अ ह्यूमिलिएशन फॉर पाकिस्तान। नाउ सी दिस, आज क्या है? नजर आ गया अब? ये अब तो क्लियर है बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन? नथिंग शुड बी देयर। दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दिस इज जम्मू कश्मीर, दिस इज योर लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको पहले क्या बोलते थे? सीज फायर लाइन। और ये क्या है? अक्साई चिन रीजन।
और ये रीजन जो है ये पाकिस्तान ने किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। और चाइना इसी रीजन से क्या निकाल रहा है? अपना एम्बिशियस प्रोजेक्ट। चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है मैं पूरे एशिया रीजन को, यूरोप रीजन को, रादर पूरी दुनिया को क्या कहता है, मैं कनेक्ट करूंगा। जहां पर रोड नहीं भी बन सकती मैं वहां से भी क्या करूंगा, रोड बनाऊंगा। तो पाकिस्तान कहता पहले हम अपने आप को कनेक्ट कर लें, कहता चल कर लेते हैं, कहता चल मैंने रोड बनाई, यहां से जा रही है रोड। इंडिया कहता व्हाट आर यू डूइंग, मेरी टेरिटरी में से तू निकाल रहा है। वो कहता नहीं ये तो उसकी है, पाकिस्तान की है। कहता नहीं ये मेरी है, डिस्प्यूटेड है ना। तो हमारी प्रॉब्लम है चाइना के साथ इस बात को लेके भी कि यहां से सड़क क्यों निकाली। समझ गए यहां तक बात? अब देखते हैं बिगिनिंग ऑफ इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी कैसे आनी शुरू हुई वहां पर? इंसर्जेंसी समझते हो? मतलब हालात खराब कैसे हुए। जैसे पंजाब में इंसर्जेंसी थी जब हथियार उठाए थे लोगों ने, किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ। एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं हम? एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। जो एक्सट्रीम विचारधाराओं के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट। जो वो काम करके माहौल खराब कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंसर्जेंसी। तो यहां पर इंसर्जेंसी कैसे शुरू हुई? देखो पाकिस्तान ने हमारे से लड़ाई में 2 बार हार हासिल की। पाकिस्तान ने हमारे साथ लड़ाई में 2 बार हार हासिल की, मतलब उससे बात भी करता रहा। उसको समझ आ गया कि इंडिया के साथ मैं लड़ नहीं सकता, और अगर लड़ूंगा भी तो व्हाट विल हैपन, मेरी हार होगी। अगर मैं लड़ूंगा भी तो व्हाट विल हैपन, मेरी हार ही होगी। तो मुझे ये हार नहीं लेनी, ना ही मुझे लड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्ट्रेटजी अपनाता हूं कि इंडिया को मैं ब्लीड करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी आपके नेबर के साथ नहीं बनती, लेकिन आप स्ट्रांग हो, आपके नेबर को पता है कि मैं इससे अगर सीधा लड़ना शुरू कर गया तो व्हाट विल हैपन, मैं तो हार ही जाऊंगा। तो वो क्या करता है, कहता छोड़, ऐसा करते हैं इसकी फैमिली में जो सबसे छोटा बच्चा है उसको ड्रग्स पे लगा देते हैं। जो 2 भाई हैं 3 भाई हैं उनमें आपस में लड़ाई पैदा कर देते हैं। इससे क्या होगा, इनका घर अपने आप ही टूट जाएगा। तो उसने क्या बोला, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। इतने कट मारूंगा कि ब्लीड करता जाएगा इंडिया, तो मुझे सीधा लड़ने की जरूरत ही नहीं। तो जो जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी फैली, जो जम्मू कश्मीर में लोगों ने हथियार उठाए, जो मिलिटेंसी फैली है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट। ऐसा क्लियर? किसको नहीं क्लियर हुआ? एवरीवन इज क्लियर? उसकी सबसे पूछ सकते हो, फील फ्री टू टॉक। मुझे ऐसा लग रहा है आज ज्यादा हो रहा है आपके साथ, ऐसा है? डोंट वरी, वाइंड अप कर देता हूं अभी, लाइक इन 4-5 मिनट्स। तो वी कैन कंटिन्यू दिस लेटर ऑन आल्सो, बट इट शुडंट बी कि आपको फील हो कि बहुत ज्यादा हो गया। आइडली हम सभी यहां क्यों हैं? वी आर हियर टू लर्न। वी आर हियर टू लर्न, और पर्पस पढ़ाना नहीं है। पर्पस क्या है? समझाना, एग्जाम को क्रैक करना। तो आपकी पेस पे ही चलेंगे, आप उस चीज में मत घबराइए। विल गो बाय योर पेस ओनली, यू नीड नॉट टू वरी दैट। ओके, सो बिगिनिंग ऑफ इंसर्जेंसी में मैंने क्या बताया कि पाकिस्तान जंग हार चुका था। अब उसने क्या बोला कि मैं क्या करूंगा, प्रॉक्सी वॉर लड़ूंगा। प्रॉक्सी वॉर पता क्या होता है? कॉलेज में प्रॉक्सीज लगाई है कभी? लगाई है? क्या होता है? रोल नंबर 25 तो आया नहीं होता, आप क्या करते हो, यस सर, यस मैम। तो प्रोफेसर क्या कर देता है, टिक। ये क्या थी? प्रॉक्सी। मतलब आपके बिहाफ पे किसी और ने आपकी अटेंडेंस मार्क की। सो पाकिस्तान के बिहाफ पे कोई और लड़ाई लड़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी वॉर। वो कौन लड़ रहा है? जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को ही भड़का दिया, हथियार पकड़ा दिए, ट्रेनिंग दे दी, ट्रेनिंग दे दी कि कैसे आपने इंडिया के खिलाफ लड़ना है, ड्रग्स भेजने शुरू कर दिए, लोगों को ड्रग्स पे लगा दिया। सो दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज व्हाट? प्रॉक्सी वॉर। सो 1987 के जो इलेक्शंस थे वहां पर करवाए गए। अब लोग चाहते थे कि बहुत हमने माहौल खराब देख लिया, अब हमें क्या दे दो, एक स्टेबल गवर्नमेंट दे दो। तो सरकार ने डिसाइड किया कि इलेक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इलेक्शन। 1987 में इलेक्शंस करवाए गए।
1987 में इलेक्शंस करवाए गए, लेकिन वो इलेक्शंस में इतना घपला हुआ, घपला ऐसे कि लोगों की सपोर्ट जिस पार्टी को जा रही थी, जिन लोगों को जा रही थी, वो लोग क्या हो गए, हार गए, और जिनको सपोर्ट नहीं जा रही थी वो क्या हो गए, जीत गए। कैन यू इमेजिन, क्या बोला मैंने, जिनको सपोर्ट जा रही थी वो हार गए, जो हार रहे थे वो जीत गए, और जो जीत गए जो जीत गए वो किसकी सपोर्ट में थे, इंडिया की सपोर्ट में। तो वहां के लोगों को लगेगा ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, धोखा। अगर सपोज करो आपने वोट देनी है किसको, शिरोमणि अकाली दल को, और आपको पता, पक्का पता है शिरोमणि अकाली दल जीत रही है, लेकिन रिजल्ट आता तो कौन जीत रही है, बीजेपी, आपको क्या फील होगा कि इलेक्शंस क्या हो गए हैं, खराब। इसको बोलते हैं रिग्ड इलेक्शंस। क्या बोलते हैं, रिग्ड इलेक्शंस। और इलेक्शन अगर रिग्ड हो गए प्रॉब्लम होगी। तो वहां के लोगों ने क्या किया, उसके बाद हथियार उठा लिए, हथियार उठा के बोला हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, हमें कुछ नहीं करना, अब हमें क्या चाहिए, आजादी। तब से वहां क्या शुरू हुई है, इंसर्जेंसी शुरू हुई। और आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा ना, किससे लड़ना पड़ेगा, आर्मी से लड़ना पड़ेगा। ट्रेनिंग कहां से आएगी, पाकिस्तान दे रहा है। हथियार कहां से आएंगे, पाकिस्तान दे रहा है। पैसे कहां से आएंगे, पाकिस्तान दे रहा है। इसी को तो हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, इसी को तो प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, समझे। सोसी, ये भी एक टेररिस्ट था, सैयद सलाउद्दीन, इसने भी इलेक्शन लड़े, लेकिन जब इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ने के बाद डिसीजन क्या आया, हार गया। आइडली ये जीत रहा था, पॉपुलर ओपिनियन इसके फेवर में थी। आज इनकी उम्र पता है कितनी है, 80 ईयर्स प्लस, अप्रोक्सीमेटली 80 ईयर्स करीब इसकी उम्र है। 1946 का बर्थ है इसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सैयद सलाहुद्दीन, ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ टेररिस्ट। जो पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ था ना, वो इसी ने करवाया था, याद है, कुछ साल पहले पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ था टेररिस्ट के द्वारा, इसी ने करवाया था। आगे देखिए, यासिन मलिक इज अनदर टेररिस्ट, ये बीच वाला, देखा हुआ आपने इसको, फाइनेंसेस में भी इन्वॉल्व है, टेरर फाइनेंसेस में इन्वॉल्व है। अब कहता है कि हम गांधी जी के रास्ते पर चल पड़े हैं, सरकार कहती पहले जेल जाया, गांधी जी के रास्ते पे बाद में चली। आज तिहाड़ जेल में बैठा है, टेरर फाइनेंसिंग के केसेस इसके ऊपर चल रहे हैं, मिलिटेंसी के केसेस इसके ऊपर चल रहे हैं। इतना बुरा हाल किया इसका, ऐसा अपनी इंटरव्यूज में बताता है कि मेरे नेल्स तक उतारेगी, 3rd डिग्री टॉर्चर कर करके बुरा हाल किया इसका। ये थोड़े से मॉडरेट्स थे, अब तो ये नहीं रहे, ये थोड़े मॉडरेट्स हैं। जैसे हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में भी क्या थे, कुछ सॉफ्ट थे, कुछ रिजिड थे, ये थोड़े मॉडरेट्स हैं कश्मीर के, ये तो अब नहीं रहे। ही इज देयर, दे आर मॉडरेट्स, ही इज एक्सट्रीमिस्ट इन द जेल राइट नाउ, एंड देन वी हैव सीन हिम आल्सो। तो ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान कश्मीर में क्या मांग रहे हैं, आजादी। इनके अपने गुट बने हैं। अब तो काफी हमने वहां पर इंसर्जेंट एलिमेंट्स को क्या किया हुआ है, पैसिफाई किया, रोका हुआ है। लेकिन फिर भी आए दिन आपको क्या नजर आता है, वहां पर मुठभेड़ नजर आती है, हमारे जवान मरते हुए आपको नजर आते हैं, राइट। सो चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे। इसको थोड़ा सा कल रिवाइज करेंगे, और जितना रह गया, थोड़ा सा ही रह गया हमारा, वो कंप्लीट करेंगे। ओके, अब आप मुझे बताइए, आपको समझ आया जो हमने किया आज, है जी। मैंने आपको एग्जाम के बारे में भी आज इंट्रोडक्शन दी है कि एग्जाम क्या चीज है, एग्जाम को टैकल कैसे किया जाता है। देखो, कोई भी दुश्मन को टैकल करना है तो आपको उसकी नेचर के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस एग्जाम, द नेचर ऑफ दिस एग्जाम इज कि ये रिवॉर्ड उसी को देता है जो डिजर्व करता है, और डिजर्व करने के लिए मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताई हैं, जैसे कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस मैक्सिमम, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर, एनीथिंग एल्स यू वांट। और जिसने फी रिफंड पॉलिसी में रजिस्टर नहीं करवाया, दोज ऑफ यू हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन, और उन्हें फी रिफंड 100% फी रिफंड जो मैंने आपको बात बताई थी वो नहीं रजिस्टर करवाया, आप जाके करवा लेना रजिस्टर। फॉर दोज ऑफ यू हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन, ओके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेमोस, सो डेमोस आफ्टर एडमिशन तो आप कर सकते हैं, ओके। क्लियर, इज दैट क्लियर। कुछ पूछना तो पूछिए, देन फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। सर पहुंच गया तुम, फिर पहुंच गया तुम। ऐसे तेरे को 100 सवाल और आएंगे ऐसे। यू आस्क मी व्हाट वी हैव टॉट इन द क्लास। अभी मैं तेरे साथ भारी भरकम शब्दावली का इस्तेमाल कर समझा दूं, बाकी सभी ने तो पागल हो जाना ना कि ये क्या हो रहा है। ऑल गुड एवरीवन, किसी का कोई सवाल नहीं, कोई जर्नल क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन, तैयारी कैसे करनी है, नोट्स, न्यूज़पेपर, एनीथिंग।
आपने बताया उसमें थर्ड पार्टी का कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट भी हुई थी, मतलब उसमें वेस्ट पाकिस्तान को वाला बता रहे थे हम अपने डिसीजन को ले सकते हैं, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो प्रॉब्लम है, एलओसी की प्रॉब्लम है ना, एलओसी की प्रॉब्लम है तो हम खुद सॉर्ट कर लेंगे। अमेरिका को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है, किसी और पार्टी को बिठा के फैसला नहीं करवाना। मतलब अपनी पहली का रौला ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ, ਤੀਜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, एनीथिंग एल्स? ऑल गुड, बड़े तेज हो, चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।